specifically discuss the name clause. So here we are going to discuss the registered office clause, that is the second clause out of the 5 fundamental clauses of Memorandum of Association. And if you haven't watched the earlier video, so I'll leave the link in the description box. You can watch that from there. ठीक है, तो शुरू करते हैं. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या होता है, तो इसके बारे में सेक्शन 4 क्लॉज 1 क्लॉज बी बताता है कि द सेकंड क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम मस्ट स्पेसिफाई द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड. ये बता रहे हैं कि जो सेकंड क्लॉज होना चाहिए मेमोरेंडम का, वो ये स्पेसिफाई करे कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, किस स्टेट में सिचुएटेड है. ये आपको अपने मेमोरेंडम के सेकंड क्लॉज में स्पेसिफाई करना होगा. यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, जहां भी है, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट योर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ योर कंपनी सिचुएटेड एट विच पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है. फर्दर सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 क्या बताता है, दैट विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन और द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है या फिर जब आपका बिजनेस शुरू होता है, उसके 30 डेज के विद इन द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी लोकेटेड मस्ट बी डिसाइडेड, कि आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर लोकेट करना है, या आपको 30 दिन के अंदर अंदर डिसाइड कर लेना है. कि इसका भी एक टाइम लिमिट है कि विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन कमेंसमेंट यू हैव टू डिसाइड दैट वेयर शुड बी और वेयर विल बी द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ योर कंपनी. ठीक है. एंड द नोटिस ऑफ द लोकेशन मस्ट बी गिवन टू द रजिस्ट्रार हु हैज टू रिकॉर्ड द सेम. और फिर आपको उसी 30 डेज के विद इन आपको जो लोकेशन आपने डिसाइड किया है रजिस्टर्ड ऑफिस का, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके रजिस्ट्रार को, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होनी है, उनको स्पेसिफाई करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे. ठीक है. इसका केस है हमारे पास एक हरेंद्र नाथ खुशाल वर्सेस सुपरफॉर्म लिमिटेड 1992 का. लेट्स सी इसमें क्या कहा गया था, दैट ऑल द कम्युनिकेशंस टू द कंपनी मस्ट बी एड्रेस्ड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस. इसमें बोल रहे हैं कि कंपनी को जो भी कम्युनिकेशंस की जाएंगी, ठीक है, रिगार्डिंग एनीथिंग व्हिच इज कनेक्टेड विद द पार्ट ऑफ बिजनेस और विद द कंपनी, वो सारी कम्युनिकेशंस उस कंपनी के सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस को ही एड्रेस की जाएंगी. ठीक है. चाहे वो रजिस्ट्रार की तरफ से कोई नोटिस जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस जा रहा है, किसी डायरेक्टर के, शेयर होल्डर या किसी भी पर्सन के टुवर्ड्स अगर कंपनी को कोई कम्युनिकेशन जा रही है, दैट हैज टू बी एड्रेस्ड टू द ओनली एंड ओनली रजिस्टर्ड ऑफिस. दिस वाज बीइंग हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है. अब ये हमने जान लिया कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आता क्या है और कितने दिन के विदिन आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है. नाउ हाउ कैन वी ऑल्टर द रजिस्टर्ड क्लॉज, हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें सेक्शन 13 बताता है. अगर आपको ध्यान होगा तो नेम क्लॉज में भी सेक्शन 13 के सेक्शन 1, 2 इसके बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ पर सब सेक्शन 4, 5 एंड 6 टॉक्स अबाउट द ऑल्टरेशन ऑफ दिस क्लॉज. ठीक है. तो उसको डिस्कस करने से पहले वी आर हैविंग अ केस हियर. लेट्स सी दिस. द केस इज ओडिशा केमिकल्स एंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, AIR 1961. So in this case, shifting of registered office from one state to another and alteration of objects may affect not only the company's shareholder but also its creditors, dealers and employees. यहाँ ये इस केस में ये हेड हुआ था कि जब कोई किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो या फिर अगर कोई भी इस क्लॉज के किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स में ऑल्टरेशन होता है, तो ये ना सिर्फ उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को अफेक्ट करती है चीज, रादर इट ऑल्सो अफेक्ट इट्स क्रेडिटर्स, डीलर्स एंड एम्प्लॉइज. ठीक है. ये इसके क्रेडिटर्स को भी अफेक्ट करती है, ये इसके शेयर होल्डर्स को भी अफेक्ट करता है, डीलर्स को भी और एम्प्लॉइज को भी. दिस वाज बीइंग हैंडल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. अब देखते हैं कि ऑल्टरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है. सेक्शन 13 क्लॉज 4 बात करता है कि द रजिस्टर्ड ऑफिस कैन बी रिमूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल फोकस दे दीजिए. स्पेशल रेजोल्यूशन एंड सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. दो बातें इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ऑल्टर करना है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब आपको किसी एक जगह से, आपको ऑलरेडी आपने पहले रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराया था कि यहाँ पे है, उससे आप कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को, किसी और स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो वो बाय द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, और दूसरा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अप्रूवल लेना इज मस्ट. देयर शुड बी द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ये दो चीजें ध्यान रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है इसलिए. सो दिस इज टू रिमेंबर दिस सेक्शन, सेक्शन 13 क्लॉज 4. ठीक है. फर्दर सेक्शन 13 क्लॉज 5 क्या कह रहा है, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 60 डेज. ठीक है. जिस दिन कंपनी अप्लाई करती है फॉर द ऑल्टरेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉम द एप्लीकेशन विद इन 60 डेज उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है. तो आप लोग इन डेज को ध्यान रखिए. ठीक है. 30 डेज तो ये पहले आया था कि विद इन 30 डेज आपको डिसाइड करना है फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि 60 डेज के विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस ऑल्टरेशन की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है. ठीक है. सेक्शन 13 क्लॉज 5. फर्दर, बिफोर पासिंग इट्स ऑर्डर इट हैज टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द ऑल्टरेशन हैज द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर पर्सन्स व्हिच आर कंसर्न्ड विद द कंपनी. यहाँ ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करने में इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि उस ऑल्टरेशन में जो ऑल्टरेशन किया गया है ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, उसमें क्रेडिटर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स और जितने भी और पर्सन जो कि कंपनी से कंसर्न है, उनकी कंसेंट ली गई हो. दैट इज मस्ट. ठीक है. Further, alternatively, the central government has to be satisfied that the sufficient provisions has been made by the company for due discharge of all its debts and obligations. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो कंपनी है जब वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो उसने अपने सारे जितने भी उसके डेट्स थे उस प्रायर रजिस्टर्ड ऑफिस के, वो सारे डेट्स प्लस जितनी भी ऑब्लिगेशंस थी,
उनको डिस्चार्ज ऑफ कर दिया हो। तो ये दो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान रखनी है अपनी अप्रूवल देने से पहले कि इन सब लोगों की कंसेंट मिल चुकी हो फॉर द ऑल्टरेशन, एंड द सेकंड थिंग इज कि उस कंपनी ने अपनी सारी डेट्स और सारे ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर दिया हो बिफोर द ऑल्टरेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, तो इसके बाद फिर विद इन 60 डेज उसको ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करना होगा। नाउ देयर इज सेक्शन 13 क्लॉज 7। इसमें क्या है, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूविंग द ऑल्टरेशन हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। यही बोल रहे हैं क्योंकि आप ऊपर वाले सेक्शन 13 क्लॉज 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया और उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की सर्टिफाइड कॉपी है उसको रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग कराना है। किसको? कंपनी कराएगी उसको रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग ऑफ ईच ऑफ स्टेट्स, दोनों स्टेट्स की। ठीक है, जहां प्रायर प्रिस्क्राइब्ड ऑफिस था वहां का भी, और जहां अब वो शिफ्ट कर रहा है उस जगह का भी, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, जो भी अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उसके अंदर। ठीक है, फर्दर द रजिस्ट्रार हैज टू रजिस्टर द सेम। ठीक है, अब रजिस्ट्रार के पास उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल गई तो रजिस्ट्रार को उसको रजिस्टर के अंदर सबमिशन करना होगा, उसको मेंशन करना होगा। Next, the registrar of the state to which the registered office is being shifted has to issue a fresh certificate of incorporation indicating the alteration. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अब जब रजिस्ट्रार के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की एप्लीकेशन चली गई, उसके बाद अब जिस नए स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ है वहां के रजिस्ट्रार आपको क्या करेगा, आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू करेगा। दोबारा सुनिए, द रजिस्टर ऑफ द स्टेट टू विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज बीइंग शिफ्टेड, जहां पर अब शिफ्ट हुआ है वहां का रजिस्ट्रार विल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिकेटिंग द ऑल्टरेशन, और जिस जो पर्टिकुलर ऑल्टरेशन हुआ है इस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का उसको इंडिकेट करते हुए। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से ऑल्टरेशन होता है रजिस्टर्ड क्लॉज का अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 5, 4 and 6. ठीक है, now let's see what does section 12 clause 4 says, that a notice of every change of the situation of registered office must be given to the registrar within 30 days of change। यहाँ बोल रहा है कि अब आपके रजिस्टर्ड ऑफिस की सिचुएशन में जो भी चेंजेस आते हैं उसका आपको नोटिस देना होगा टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। ठीक है, ये डेज आपको याद रखने हैं क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइम पीरियड अलॉटेड है, तो यू डू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। ठीक है, फर्दर अ कंपनी कैन शिफ्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। यहाँ बोल रहे हैं कि एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह विद इन द सेम सिटी में शिफ्ट कर सकता है, विद इन द सेम टाउन भी कर सकता है और विद इन द सेम विलेज भी कर सकता है। स्टेट टू स्टेट भी कर सकता है, लेकिन एक शहर के शहर में भी कर सकता है, विद इन द टाउन और विद इन द विलेज भी कर सकता है। ये आपको किस सेक्शन में बता रहे हैं, ये सेक्शन में नहीं, जनरल पॉइंट है और ये ऑब्जर्वेशंस के थ्रू वी कम्स टू नो दिस। ठीक है, फर्दर सेक्शन 12 clause 6 states that the regional directors are required to confirm the company's application and inform it accordingly within a period of 4 weeks। ठीक है, ये एक नई चीज है और ये रीजनल डायरेक्टर के बारे में बात करता है। तो सेक्शन आपको याद रखना है, दिस इज सेक्शन 12 क्लॉज 6। यहाँ बता रहे हैं कि जो कंपनी का रीजनल डायरेक्टर है उसको भी कंफर्म करना होगा कंपनी का एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑल्टरेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ठीक है, और इन्फॉर्म करना होगा विद इन द 4 वीक्स। इसका 4 हफ्ते का टाइम पीरियड है, तो रीजनल डायरेक्टर का टाइम पीरियड है 4 वीक्स, दैट विद इन दैट पीरियड ऑफ 4 वीक ही हैज टू अप्रूव द कंपनीज एप्लीकेशन। ठीक है, फर्दर after getting the confirmation of regional director, company must file a copy of the same within the registrar of the company within 2 months of the date of confirmation together with a copy of altered memorandum। तो जब आपको रीजनल डायरेक्टर की कंफर्मेशन मिल गई है ऊपर, फिर आप उस कंफर्मेशन की कॉपी को रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग कराओगे विद इन 2 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कंफर्मेशन। उसके साथ साथ आप अपने ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी पर भी लेकर जाओगे। ये दोनों ही बातें रीजनल डायरेक्टर के बारे में सेक्शन 12 क्लॉज 6 कर रहा है। ठीक है, एक चीज और है इसमें, दैट द रजिस्ट्रार आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द सेम एंड इन्फॉर्म कंपनी विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। ठीक है, रजिस्ट्रार को 1 महीने के अंदर अंदर उसको रजिस्टर करना है और फिर कंपनी को इन्फॉर्म भी करना है कि हमने तुम्हारी जो भी कंफर्मेशन थे और जो भी ऑल्टरेशन है उसको हमने रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, फर्दर सेक्शन 12 क्लॉज 6 states that the registrar's certificate is a conclusive evidence of the fact of alteration and of compliance with the requirements। तो इस स्टेज पे आके इस सेक्शन पर ये बोल रहे हैं कि जो रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट दिया है वो आपके ऑल्टरेशन का, जो आपने अपने रजिस्टर्ड क्लॉज के ऑफिस के क्लॉज के अंदर ऑल्टरेशन किया है उस चीज का कंक्लूसिव एविडेंस है रजिस्ट्रार का दिया हुआ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो दिस इज क्लियर। नाउ वी आर हैविंग अ केस लॉ, उड़ीसा केमिकल्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड AIR 1961। तो ये केस रिपीट हुआ, अभी पहले भी इस केस के बारे में बात की गई थी जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो वो सिर्फ शेयर होल्डर्स को अफेक्ट नहीं करता बल्कि क्रेडिटर्स, डीलर्स और एम्प्लॉइज को भी अफेक्ट करता है। यहाँ पे क्या है इस केस का रेफरेंस, दैट इन दिस केस शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ सर्टेन कंपनीज टू प्लेसेस आउटसाइड उड़ीसा। एक्चुअली केस के बारे में बता रहा है कि इस केस में क्या हुआ था कि जो कंपनी थी, कुछ सर्टेन कंपनीज थी, वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिसेज जो थे वो उड़ीसा से आउटसाइड शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उस चीज को जो स्टेट थी उसने अपोज किया कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे। ग्राउंड्स के लिए कि शिफ्ट करने पे जो लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, इस तरीके से कुछ ग्राउंड्स पे स्टेट ने उस चीज को अपोज किया था व्हेन द कंपनी सर्टेन कंपनीज वर शिफ्टिंग देयर रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड उड़ीसा। तो फिर इस चीज पर उड़ीसा हाई जब केस गया उड़ीसा हाईकोर्ट के पास, तो देयर दे डिक्लाइंड इट्स कंफर्मेशन, उन्होंने इस ऑल्टरेशन की कंफर्मेशन को डिक्लाइन कर दिया था। ठीक है, तो देख सकते हैं आपकी डिक्लाइन भी हो सकती है कंफर्मेशन।
Now there is one more case, KG Khosla Compressors Limited, 1997. In this, a company which was taken over by another company was allowed to carry its registered office to the place of registered office of another company. इसमें क्या हुआ था? एग्जाम्पल से बताती हूँ. There were two company, for example. There was A company and there was B company. ठीक है. अब ये B जो कंपनी है, ये इसकी कंपनी टेक ओवर कर रही है. B इसकी कंपनी टेक ओवर कर रही है. ठीक है. ये भी एक कंपनी है और ये भी एक कंपनी है ना. तो अब इसका भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा और इसका भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा. तो क्योंकि ये बी कंपनी इसकी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, तो वो इस वाली कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, जो उसका बी वाली रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह पर भी उसको कैरी ऑन कर सकता है. ठीक है. यही बोल रहे हैं, कंपनी विच वाज टेकन ओवर बाय अनदर कंपनी वाज अलाउड टू कैरी इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस टू द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द अनदर कंपनी. बी कंपनी ए कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो अपनी बी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह पर ही कैरी ऑन कर सकता है. ठीक है. नाउ वी हैव द लास्ट केस ऑफ दिस लेक्चर. द केस इज नीलाचल ऑटो लिमिटेड, 2000 का केस है ये. In this, where a company had one manufacturing unit in Bihar and the other in Maharashtra, and because it had undertaken massive expansion program in Maharashtra, so its desire to carry the registered office to Pune was allowed by the court. इस केस में क्या था कि जो कंपनी थी उसके दो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था. एक उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिहार में थी. ठीक है. वो बिहार में वर्कआउट कर रही थी और दूसरी इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी महाराष्ट्र में. और जो महाराष्ट्र में वर्किंग यूनिट थी उसका मैसिव एक्सपेंशन था. ठीक है. वो बहुत ह्यूज लेवल पर काम कर रहा था. ठीक है. उसके काफ़ी ह्यूज डीलिंग्स थी, वर्किंग्स थी. तो अब ऐसे में जो कंपनी थी उसने अपनी एक डिज़ायर क्रिएट की कि हम चाहते हैं कि अपना रजिस्टर्ड ऑफिस हम पुणे में कैरी ऑन करें अपनी कंपनी का. ठीक है. तो यहाँ पर कोर्ट ने इस चीज़ को अलाउंस दिया. कोर्ट ने बोला कि यस, यू कैन हैव योर रजिस्टर्ड ऑफिस इन पुणे. तो इससे मतलब भले ही यूनिट कहीं और भी थी, पर क्योंकि उस यहाँ पे वैलिड रीजन था कि पुणे इज नियर टू महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र की जो यूनिट है, इट हैज अंडरटेकन द मैसिव एक्सपेंशन प्रोग्राम, सो दस द कोर्ट अलाउड इट टू हैविंग अ कैरी ऑन द रजिस्टर्ड ऑफिस इन पुणे. ठीक है. तो गाइस, विद दिस वी आर डन विद द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये क्लॉज क्या होता है, कितने दिन के अंदर आप रजिस्ट्रार के पास सबमिशन कराओगे, फिर ऑल्ट्रेशन किस तरीके से होता है. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल चाहिए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन में आपको अपना डिस्कस करेगा, अप्रूवल करेगा, मतलब आपके एप्लीकेशन को अप्रूवल करेगा. फिर देयर इज द रूल ऑफ जगह पे आपका जहाँ पे आप शिफ्ट हुए हो, वहाँ का जो रजिस्ट्रार है वो आपको नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा अलॉन्ग विद इंडिकेटिंग दैट ऑल्टरेशन, है ना. फिर सेक्शन 12 क्लॉज 7 आता है कि जो सर्टिफिकेट